वातधन प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण जन समुदाय था। महाभारत में ये कहा गया है कि वातधनों की उत्पत्ति एक नामधारी राजा वातधान से हुई थी। कैसे हुई प्राचीन भारत के वातधन समुदाय की उत्पत्ति, कैसे हुआ इनका विस्तार और कैसी थी इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, आइए जानते हैं। मार्कंडेय पुराण में वातअधनों का उल्लेख एक बार वाहनिकों और आभीरों, अपरांतकों और शूद्रों के साथ किया गया है। यह समूहन अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सभी समुदायों को उत्तर पश्चिमी दिशा से संबद्ध माना गया है। आभीर और वाहनिक जैसे समुदाय प्रायः सीमावर्ती, पशुपालक या अर्ध राजनीतिक इकाइयों के रूप में जाने जाते हैं, जबकि अपरांतक नाम पश्चिमी समुद्र तटीय और आंतरिक व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इन सबके साथ वातधनों की उपस्थिति यह संकेत देती है कि वे केवल एक स्थानीय कबीला नहीं थे, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक राजनीतिक परिक्षेत्र का अंग थे। इसी पुराण में अन्य स्थान पर वातधनों को शिविड़ों, दासेरकों, सावधानों, पुष्कलों और कैरातों के साथ उत्तर के लोगों के रूप में समूहित किया गया है। यह दूसरा समूह और भी अधिक विविध प्रकृति का है, जिसमें पर्वतीय, सीमांत और युद्धक प्रवृत्ति वाले समुदाय सम्मिलित हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वातधनों की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जहां मैदान, पर्वत और मार्गों का संगम होता था और जहां से उत्तर तथा पश्चिम की ओर संपर्क संभव था। वातधन प्राचीन भारतीय इतिहास और पौराणिक भूगोल में उल्लिखित वन जन समुदायों में से एक है, जिनका उल्लेख सीमित लेकिन अत्यंत अर्थपूर्ण संदर्भों में मिलता है। ये उल्लेख न केवल उनके भौगोलिक विस्तार का संकेत देते हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक भूमिका, सांस्कृतिक पहचान और शक्ति संतुलन में उनकी भागीदारी को भी स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार की वंश परंपरा का उल्लेख महाकाव्यकालीन समाज की एक सामान्य विशेषता रही है, जहाँ किसी समुदाय की पहचान उसके आदि पुरुष या संस्थापक राजा से जोड़ी जाती है। महाभारत के सभा पर्व में वातधनों के देश को पश्चिमी क्षेत्र में स्थित बतलाया गया है। पश्चिमी क्षेत्र का यह संकेत उस भूभाग की ओर ले जाता है जो आज के पश्चिमी पंजाब, सिंध और उससे लगे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो सकता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में व्यापारिक मार्गों, सैन्य अभियानों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख केंद्र रहा होगा। इसी कारण यहाँ निवास करने वाले समुदायों की राजनीतिक भूमिका भी बहुत अधिक व्यापक रही होगी। भारत के प्राचीन ग्रंथ और ऐतिहासिक दस्तावेजों में वातधन समुदाय का उल्लेख सीमित किंतु महत्वपूर्ण रूप से किया गया है। महाभारत जैसे ग्रंथों में वातधनों का उल्लेख जहां उनकी सैन्य शक्ति और पराक्रम को दर्शाता है, तो वहीं वायु पुराण में वातधन के रूप में वातधन समुदाय का उल्लेख किया गया है। वायु पुराण में वातधन नाम का रूप बाधधन मिलता है, जिसे विद्वानों ने प्रायः लिपिकीय या पाठांतरगत त्रुटि माना है। प्राचीन ग्रंथों की प्रतिलिपि परंपरा में इस प्रकार के परिवर्तन असामान्य नहीं है, विशेषकर तब जब नाम अपेक्षाकृत दुर्लभ हो और उसका प्रयोग सीमित संदर्भों में हुआ हो। ध्वन्यात्मक दृष्टि से वातधन और बाधधन में अंतर न्यून है और संदर्भ समान होने के कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों नाम एक ही जन समुदाय की ओर संकेत करते हैं। यह तथ्य स्वयं वातधनों की प्राचीनता को दर्शाता है,
क्योंकि उनका नाम इतनी पुरानी परंपराओं में सुरक्षित है कि पाठभेद भी उत्पन्न हो गए। महाकाव्य परंपरा में वातधनों का उल्लेख और भी अधिक स्पष्ट रूप से मिलता है। महाभारत के साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि वातधन पंजाब क्षेत्र की जनजातियों में सम्मिलित थे। पंजाब, जो प्राचीन काल में पंचनद प्रदेश के रूप में जाना जाता था, भारतीय उपमहाद्वीप का वह भाग था जहां आर्य, अनार्य और मिश्रित समुदाय दीर्घ काल तक साथ रहे। वातधन समुदाय का प्राचीन भारत के इतिहास में क्या महत्व था, इसका पता चलता है उनकी राजनीतिक स्थिति से। प्राचीन ग्रंथों में वातधनों के बारे में जो लिखित है उसे देखें तो उद्योग पर्व में ये वर्णन मिलता है कि महाभारत युद्ध में वातधन कुरुओं के पक्ष में सम्मिलित हुए थे। आइए विस्तार से जानते हैं वातधन समुदाय की राजनीतिक स्थिति के बारे में। वातधन समुदाय का कुरु पक्ष में जाना यह दर्शाता है कि वे उस समय की केंद्रीय राजनीतिक शक्ति से जुड़े हुए थे और उनकी सैन्य सहायता को महत्वपूर्ण समझा गया। यह भी संभव है कि वातधनों और कुरुओं के बीच पूर्व से कोई राजनीतिक या वैवाहिक संबंध रहा हो जिसने उन्हें इस पक्ष में खड़ा किया। महाभारत के उद्योग, भीष्म और द्रोण पर्व में भी वातधनों का उल्लेख मिलता है। इन विविध प्रसंगों में उनका नाम आना यह सिद्ध करता है कि वे केवल एक बार उल्लेखित होकर लुप्त हो जाने वाला समुदाय नहीं थे, बल्कि महाकाव्य की व्यापक कथा परंपरा में उनकी एक स्थायी उपस्थिति थी। भीष्म और द्रोण पर्व विशेष रूप से युद्ध की घटनाओं से संबंधित हैं और इन पर्वों में किसी समुदाय का उल्लेख प्रायः उसकी सैन्य भागीदारी या युद्ध क्षमता को दर्शाता है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वातधन योद्धा समुदाय थे जिनकी अपनी सैन्य टुकड़ियां और युद्धक परंपराएं थीं। वातधन द्विजों का उल्लेख भी विशेष ध्यान आकर्षित करता है। द्विज शब्द सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु महाभारत के संदर्भ में इसका प्रयोग कभी-कभी उन कुलीन योद्धाओं या शासक वर्गों के लिए भी होता है जो वैदिक संस्कारों से जुड़े थे। वातधन द्विजों का उन लोगों में सम्मिलित होना जिन पर नकुल ने विजय प्राप्त की थी, यह दर्शाता है कि वातधन समाज में भी उच्च वर्गीय, शिक्षित और संस्कारित वर्ग विद्यमान था। नकुल की विजय दिग्विजय अभियान का भाग थी, जिसमें विभिन्न दिशाओं के राजाओं और जनजातियों को परास्त कर पांडवों की राजनीतिक श्रेष्ठता स्थापित की गई थी। वातधनों का इस सूची में आना उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता और संगठित सत्ता का प्रमाण है। वातधनों की सामाजिक संरचना पर विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक वंशाधारित समुदाय थे जिनकी पहचान किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं थी, बल्कि जो समय के साथ विभिन्न स्थानों पर विस्तृत हुए। आइए जानते हैं कैसी थी वातधन समुदाय की सामाजिक व्यवस्था। वातधन समुदाय का नाम स्वयं वात और धन जैसे शब्दों से मिलकर बना प्रतीत होता है। वात का संबंध वायु, गति या परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है, जबकि धन संपत्ति, सामर्थ्य या शक्ति का भी द्योतक है। इस प्रकार वातधन नाम ऐसे समुदाय की ओर संकेत कर सकता है जो गतिशील था, जिसके पास संसाधन थे और जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम था। यद्यपि यह व्युत्पत्ति अनुमानात्मक है, फिर भी यह उनके ऐतिहासिक स्वरूप के अनुरूप जान पड़ती है।
उत्तर पश्चिम भारत की जनजातियां प्रायः बहुसांस्कृतिक प्रभावों से युक्त थीं। फारसी, मध्य एशियाई और स्थानीय भारतीय परंपराओं का मिश्रण यहाँ के समाजों में देखा जा सकता है। वात धन भी इस प्रभाव से अछूते नहीं रहे होंगे। उनके धार्मिक विश्वास संभवतः वैदिक और स्थानीय तत्वों का सम्मिश्रण थे। महाभारत में उनका द्विज वर्ग का उल्लेख यह संकेत देता है कि वे वैदिक अनुष्ठानों से परिचित थे और ब्राह्मण परंपरा से उनका संपर्क था। साथ ही उनके युद्धक स्वभाव और सीमांत स्थिति यह भी दर्शाती है कि उनमें स्थानीय और जनजातीय परंपराएं भी प्रबल थीं। वात धनों की भूमिका को केवल युद्धक सहयोगी या सीमांत जनजाति के रूप में देखना उनके ऐतिहासिक महत्व को सीमित कर देना होगा। उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र प्राचीन काल में केवल युद्धों का मैदान नहीं था, बल्कि वो सांस्कृतिक संपर्क, व्यापारिक आवागमन और वैचारिक आदान प्रदान का केंद्र भी था। तो इस तरह समझा जा सकता है कि वात धनों की आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ रही होगी। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक ग्रंथों में वात धन समुदाय का जो वर्णन मिलता है उससे स्पष्ट होता है कि वात धन जैसे समुदाय प्राचीन काल में बहुआयामी प्रक्रिया के सक्रिय वाहक रहे होंगे। वे संभवतः व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, पशुपालन, सैन्य सेवा और क्षेत्रीय शासन जैसे कार्यों में संलग्न थे। उनके पास भूमि, जनबल और सैन्य क्षमता थी। तभी वे महाभारत जैसे ग्रंथों में एक संगठित शक्ति के रूप में उपस्थित दिखाई देते हैं। सामाजिक दृष्टि से वात धनों के भीतर भी आंतरिक विभाजन रहा होगा। वात धन द्विजों का उल्लेख इस बात का संकेत देता है कि समाज का एक वर्ग वैदिक परंपराओं, अनुष्ठानों और शिक्षित कुलीनता से जुड़ा हुआ था, जबकि अन्य वर्ग सामान्य योद्धा, कृषक या पशुपालक रहे होंगे। यह संरचना उस समय के अनेक जन समुदायों में देखी जाती है, जहां जनजातीय मूल होने के बावजूद वैदिक संस्कृति का प्रभाव धीरे धीरे स्वीकार किया गया। इस प्रक्रिया ने वात धनों को आर्यावर्तीय सांस्कृतिक धारा से जोड़ा और उन्हें केवल सीमांत या बाह्य समूह के रूप में सीमित नहीं रहने दिया। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वात धनों का कुरुपक्ष में सम्मिलित होना केवल एक युद्धकालीन निर्णय नहीं था, बल्कि वह उस युग की शक्ति राजनीति का परिणाम था। ऐसे निर्णय प्रायः दीर्घकालिक हितों, सुरक्षा की आवश्यकता और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर लिए जाते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि वात धन नेतृत्व तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को समझने और उसके अनुरूप निर्णय लेने में सक्षम था। यह क्षमता उन्हें एक परिपक्व और संगठित समुदाय के रूप में स्थापित करती है। कालांतर में वात धन नाम का लुप्त हो जाना या अन्य नामों में विलीन हो जाना भारतीय इतिहास में असामान्य नहीं है। अनेक प्राचीन जनजातियां समय के साथ बड़े समुदायों में समाहित हो गईं, उनके नाम बदल गए या वे क्षेत्रीय पहचान में सीमित रह गईं। वात धन भी संभवतः इसी प्रक्रिया से गुजरे। इतिहास की दीर्घ यात्रा में अनेक जन समुदायों के नाम बदलते हैं, उनकी पहचान नए रूप लेती है या वे व्यापक सामाजिक संरचनाओं में समाहित हो जाते हैं। वात धनों के साथ भी संभवतः यही हुआ। बाद के काल में जब बड़े राज्य और साम्राज्य उभरे, तब ऐसे क्षेत्रीय जन समुदायों की स्वतंत्र पहचान धुंधली पड़ गई। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनका योगदान समाप्त हो गया। वे नए समाजों, जातीय समूहों और क्षेत्रीय पहचानों के भीतर जीवित रहे,
भले ही उनका प्राचीन नाम इतिहास के पृष्ठों में पीछे छूट गया हो। वातधन जनसमुदाय प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की उस जीवंत परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जहां साहस, संगठन, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक अनुकूलन एक साथ विद्यमान थे। वातधन केवल एक नाम नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के उस जीवंत, गतिशील और बहुआयामी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां जनजाति, राज्य और संस्कृति की सीमाएं स्थिर नहीं थीं। उनके उल्लेख पुराणों और महाकाव्यों में बिखरे हुए हैं, किंतु जब उन्हें एक साथ रखकर देखा जाता है तो एक ऐसे समुदाय का चित्र उभरता है जो उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास में अपनी विशिष्ट पहचान रखता था। वे युद्धक थे, संगठित थे, राजनीतिक रूप से सचेत थे और समय की धारा में सक्रिय भागीदार थे। वातधनों का अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि भारतीय इतिहास केवल महान साम्राज्यों और प्रसिद्ध राजाओं की कथा नहीं है, बल्कि उन असंख्य जन समुदायों की भी कहानी है जिन्होंने अपनी भूमिका निभाकर इस सभ्यता को आकार दिया। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।